1990 के इंतखाबात शुरू हुए तो नवाज शरीफ ने पीपल पार्टी पर 3 बड़े इल्जामात लगाए। बेनज़ीर गुस्ताख रसूल है, इसलिए इन्हें वोट न दिए जाए। पीपल पार्टी को वोट देना भारतीय बालादस्ती कबूल करना है। और अब सबसे बढ़कर नवाज शरीफ और उनके साथी करप्शन के इल्जामात लगा रहे थे, जिनमें कहा जाता है कि बेनज़ीर मुल्क के अरबों रुपए लूट कर बाहर ले गई हैं। और तरीक का पहिया देखिए कि ठीक 28 साल बाद घूम कर ऐसी जगह आया कि यही तीनों इल्जामात नवाज शरीफ पर भी पूरे धड़ल्ले से लगे। 1990 में ये बेनज़ीर सफाई देने के बजाय इस सारे मामले को पाक फौज और सदर पाकिस्तान की साजिश करार देती थी। और ठीक यही दहाई 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ के हिस्से में आई। जब बेनज़ीर भुट्टो को अदालत से रिलीफ नहीं मिला तो उन्होंने नारा लगाया कि सबसे बड़ा फैसला अवामी अदालत का होता है और वो सिर्फ अवामी अदालत के फैसले को ही मानती हैं। कौन जानता था कि 3 दहाइयों बाद नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो के यही अल्फाज दोहरा रहे होंगे, लेकिन ये अल्फाज सुनने के लिए बेनज़ीर भुट्टो मौजूद नहीं होंगी। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। मैंने आईन के आर्टिकल 58(2) बे के तहत कौमी असम्बली तोड़ दी है। नवाज शरीफ हुकूमत बरतरफ हो गई है। I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort. एक माली था जो बिलावल हाउस में 1988 में भर्ती हुआ था। पीपल पार्टी हुकूमत को करप्शन और बादबनी के इल्जामात लगाकर बरतरफ किया गया था, तो इस सिलसिले में बिलावल हाउस के कुछ मुलाजिम भी गिरफ्तार हुए। जब करप्शन इल्जामात में इन मुलाजमीन से तफ्तीश हो रही थी तो इनसे पूछताछ करने वाला एक खुफिया एजेंसी का ऑफिसर था, और ये ऑफिसर कोई और नहीं था, बिलावल हाउस का वही माली था जो 1988 से इनकी देखभाल कर रहा था। मुलाजमीन की गिरफ्तारियां कुछ अरसे के बाद, लेकिन इलेक्शन से कुछ पहले 11 अक्टूबर 1990 को उन्नड़ केस में आसफ अली जरदारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके करीबी साथी हुसैन उन्नड़ को वादा माफ गवाह बनाया गया। उन्नड़ केस तारीख में बहुत मशहूर केस है। इसमें आसफ अली जरदारी पर इल्जाम था कि उन्होंने लंदन पलट एक शख्स मुर्तजा बुखारी की टांग से बम बांधकर 3 करोड़ रुपए का असला लिया। इस केस की गूंज तो बहुत हुई, लेकिन यह केस कहीं साबित ना हो सका। इस केस में वाज सबूत सिर्फ मुर्तजा बुखारी की अखबारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इसका वादा माफ गवाह हुसैन उन्नड़ था, जो पीपल पार्टी के दूसरे दौर में दौरान गिरफ्तारी हॉस्पिटल में जान की बाजी हार गया। और यूं ही ये कब्जा कभी हल ना हो सका, लेकिन ये इल्ज़ाम आसफ अली जरदारी की शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया। उसको मिला और प्रेस की मौजूदगी में मैं उसको मिला और उसने ये सारी कहानी सुनाई। उसने फिर हंगामा शामा किया, अखबारों में खबरें छप गईं, नेशनल प्रेस में हर जगह रिपोर्ट हुआ। तो उसने फिर उसको इन्होंने बकौल उसके जरदारी साहब ने कहा कि तुम 50 लाख रुपए लो और वापस चले जाओ। उसने कहा जी मैं 2.5 करोड़ रुपया लाया था, मुझे पूरी रकम वापस चाहिए, मैं तो कोई नेक काम के लिए लाया था, तो मैं 50 लाख लेके क्यों चला जाऊँ। उन्होंने कहा फिर तू भी नहीं वापस जाएगा, रकम तो तुझे वैसे भी नहीं मिलनी, तो जान बचाओ और भागो। तो वो फिर आखिरी बेचारा जान बचा के भाग गया। ये थी कहानी। बैरोक्रेट सदर गुलाम इसहाक खान ने चूंकि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को संगीन इल्जामात के तहत बरतरफ किया था, इससे वो ये बात यकीनी बनाना चाहते थे कि पीपल पार्टी इक़्तिदार में किसी सूरत वापस ना आने पाए, क्योंकि अगर बेनज़ीर भुट्टो दोबारा मुंतखब हो जाएं तो इससे तासुर फैलता है कि असम्बलियां तोड़ने का फैसला गलत था। तो लोग पीपल पार्टी की कारकर्दगी से ज्यादातर मुतमईन थे। सदर गुलाम इसहाक खान ने पीपल पार्टी की वापसी रोकने के लिए कई इक़दाम किए, जिनमें से 2 अहम थे। पहला, निगरान हुकूमत इस तरह तश्कील दी, तमाम पोजीशन पर पीपल पार्टी के मुखालिफ और IGI के हामी ओहदेदारान बरा जमान हो गए। निगरान वजीर आजम की जगह उन्होंने पीपल पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले IGI के सरबराह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को तैनात कर दिया। याद रखें, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई माजी में बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, और इस इलेक्शन के बाद भी वो निगरान के बाद वजीर आजम बनना चाहते थे। फिर बेनज़ीर भुट्टो के सिंध में सबसे बड़े हरीफ जामे सादिक को निगरान वजीर आला बना दिया गया। हालांकि वो उस वक्त सूबाई असम्बली के खुद भी इलेक्शन लड़ रहे थे और सिंध के वजारत उज़्मा के भी उम्मीदवार थे। गुलाम इसहाक खान ने अपने दामाद अरफानुल्लाह मरवत को वजीर दाखिला सिंध बना दिया। यूं ही उन्होंने पीपल पार्टी को शिकस्त देने के लिए स्टेज तैयार कर लिया। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने निगरान वजीर आज़म बनते ही एहतसाब का नारा लगाया। जतोई ने निगरान वजीर आज़म बनते ही खसूसी अदालतें बना दी। के ओहदेदारान बेनज़ीर और उनके शोहर पर करप्शन के मुकदमात कायम कर दिए। एक तरफ यही निगरान हुकूमत पीपल पार्टी के खिलाफ मुकदमे बना रही थी, दूसरी तरफ यही लोग IGI के जलसों में स्टेज पर खड़े होते और तकरीरें करते और कहते कि किसी सूरत बेनज़ीर को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। ये सब कुछ हो रहा था और इलेक्शन कमीशन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा था।
सदर गुलाम इसाक खान ने दूसरा काम किया कि आर्मी चीफ जनरल असलम बेग को IGI की हर तरह से मदद करने का हुक्म दिया। जनरल असलम बेग कई बार इस बात का खुलकर इतराफ कर चुके हैं कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो वजाहत पेश करते हैं ऐसा उन्होंने अपने सुप्रीम कमांडर सदर गुलाम इसाक खान के कहने पर किया। कई साल बाद 2008 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने असगर खान केस का फैसला सुनाया, जिसमें यह साबित हुआ कि IGI के सियासतदानों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 14 करोड़ रुपए तकसीम किए थे। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें जो मेरा मौक़िफ़ था, जो आइन और कानून के मुताबिक है, मैंने ये कहा कि ये लॉफुल कमांड था एक लॉफुल अथॉरिटी के हाथों, गुलाम इसाक साहब के, और जब एक लॉफुल कमांड हो तो वो जुर्म नहीं होता। तारीख के इस रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए बताते चलें कि जब इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया तो सदर गुलाम इसाक खान इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए उनका मौक़िफ़ मुकदमे के बाद सामने नहीं आ सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से IGI को रकम तकसीम करने के मजीद सबूत भी मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद का सबूत देखिए, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चंद लाख रुपए मिले जो उन्होंने फाटा में IGI के एक उम्मीदवार को खुद पहुंचाए। दूसरा सबूत खुद नवाज शरीफ की जुबान से निकला, जिसके गवाह सहाफ़ी आरिफ निज़ामी हैं। नवाज शरीफ ने एक अताउल्लाह कासमी के घर के दफ्तर में कुछ जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात की थी लंच पे। उस वक्त की बात है जबकि वो वज़ीर आज़म नहीं थे, अपोजिशन में थे, और महरान गेट का केस चल रहा था। तो उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि महरान गेट में सबको पैसे मिले थे और मुझे भी मिले थे। पाकिस्तान में चूंकि ज़िया-उल हक के मार्शल के बाद की पहली हुकूमत सिर्फ 20 माह बाद बरतरफ कर दी गई थी, इसलिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को तशवीश थी कि न जाने इंतखाबात होंगे या नहीं। आर्मी हाउस से लेकर वाइट हाउस तक ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि इंतखाबात मुलतवी करने और मार्शल लगाने की प्लानिंग हो रही है। इंतखाबात के हवाले से बेयकीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, बाबड़ा शरीफ को अखबारात में ये बयान देना पड़ा कि अल्लाह करे इंतखाबात वक़्त पर हो जाएं। तमाम अंदेशों के बावजूद इंतखाबात वक़्त पर हुए और IGI वाज़ेह तौर पर जीत गई। बेनज़ीर भुट्टो ने इन इंतखाबात को धांधली ज़्यादा करार दिया, लेकिन गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने पहली बार रिपोर्ट में इंतखाबात को शफाफ करार दिया। ताहम बाद में असगर खान केस की यह बात साबित हो गई कि 1990 के इंतखाबात शफाफ नहीं थे। IGI की जीत के बाद निगरान वज़ीर आज़म जतोई अब असली वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। साबका वज़ीर आज़म जुनेजू वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, लेकिन IGI के इजलास में नवाज शरीफ का नाम फाइनल कर लिया गया। यूं 7 नवंबर 1990 के दिन नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया। इस तकरीब में 1000 से ज़ायद मेहमानों ने शिरकत की, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने इस इजलास का बाइकआउट किया। नवाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म थे जिनका ताल्लुक पंजाब से था और ये पाकिस्तान के कम तरीन मर्द वज़ीर आज़म थे। इस वक्त इनकी उम्र 41 साल थी और यूं ही नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ का वो ख्वाब पूरा हुआ जो उन्होंने भुट्टो के दौर में उस वक्त देखा था, जब अंत्येष्टि को सरकारी तहवील में ले लिया गया था। नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली। कराची और हैदराबाद में लाशें गिर रही थीं। अफगानिस्तान और इंडिया बॉर्डर पर जंग का माहौल बना हुआ था। पाकिस्तान की मैशत इतनी तबाहाल थी कि अलाइड बैंक जो उस वक्त सरकारी तहवील में था 22 अरब रुपए के खसारे में था। सीमेंट इंडस्ट्री भी सरकारी तहवील में और करप्शन की अमागाजी बन चुकी थी। लेकिन नवाज शरीफ इन सब मसाइल से निमटने के साथ दुनिया के एक ऐसे हिस्से में भी काम किया जहां लाखों साल से बर्फ हुकूमत है। अंटार्कटिका में नवाज शरीफ ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो बहुत कम पाकिस्तानियों के इल्म में है। ये मंसूबा पाकिस्तान की अहम कामयाबी था। अनगिनत जमानों से बर्फ में ढले समंदर के किनारे पर और दुनिया के आखिरी कोने में पाकिस्तान को क्या एजाज हासिल हुआ। नवाज शरीफ ने अरबों रुपए के खसारे में डूबती मैशत का कैसे मुकाबला किया, ये सब आपको अगले एक साथ में दिखाएंगे। अगले एक साथ पर वक्त देखने के लिए मिस्टर फरूक खान को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके।